दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब तो चुनाव लोकसभा का जो है वो बिल्कुल खत्म होने को आया है। 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान होगा और फिर 4 जून को वो ईवीएम की पीटी जो है उसमें से जो भी मत निकलेंगे उसकी गणना होगी और उसके बाद शाम तक बताया जा रहा है कि ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। अच्छी बात है। इस चुनाव के दौरान हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं के साक्षी रहे, मैं और आप हम सब लोग, जो कि बड़ी अपने आप में विचित्र रही। कहते हैं जिसे कि बड़ी यूनिक रही। लोकतंत्र में कुछ ऐसे निवेदन हमने सुने और वो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों के। कुछ ऐसे निवेदन हमने विपक्ष की ओर से भी सुने और साथ में हमने ये भी देखा कि चुनाव आयोग जिस तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान मैं ये नहीं कहूंगा कि सोता रहा, मैं ये कहूंगा कि बेशर्मी से हर चीज को जो है अनसुना करता रहा। ये सब हमने सुना। तो इस सब के बाद हमको लगा कि हमको एक ऐसे सज्जन से भी बात करनी चाहिए जिन्होंने इस देश की राजनीति को भी जो है बहुत करीब से एक लंबे अरसे से देखा हुआ है। मैं उनसे मुलाकात करवाऊं आपकी, उससे पहले मैं उनको जो है उनके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनका नाम पुरुषोत्तमन, ये इनका नाम है। सीनियर सिटीजन है लेकिन बहुत धूप छांव देख चुके हैं इस देश की राजनीति को लेकर, देश की सामाजिक परिस्थिति में जो उतार चढ़ाव हुए उसको लेकर। ये 1968 की स्टूडेंट मूवमेंट जो है उसमें भी शामिल थे। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की जब शुरुआत हुई तब वो यहाँ भी थे। उसके बाद तो फिर वो जेपी आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल उठा। तो उस जेपी मूवमेंट में वो बड़े इस मूवमेंट के बहुत करीब थे, उस जेपी साहब के बहुत करीब थे, बता रहे। उदान मूवमेंट जो उसका जो अंतिम तबक जो फेज था, चरण था, उसमें भी वो बड़े सक्रिय थे। और नॉर्थ ईस्ट के मामलों में भी जो है उनसे उनकी जो एक समझ है उस पर लोग राय मशवरा करते हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो और अंत में जो अन्ना हजारे मूवमेंट हुई उस पर भी उनकी काफी एक समझ है और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में भी वो कहीं सक्रिय थे। तो वो मैं पहले उनको जोड़ दूं, मैंने जो उनकी इंट्रोडक्शन देनी थी वो मैंने दे दी और मैं जोड़ने के साथ साथ नमस्कार करके स्वागत भी कर लूं आपका पुरुषोत्तम जी। और मुझसे अगर कहीं चूक हुई हो आपकी इंट्रोडक्शन में तो अभी से माफी मांग लूं, अगर मुझे बता दे कहीं चूक हुई हो तो ठीक है। तो आपसे जब बात हुई तो मुझे काफी लगा कि मुझे सबसे पहले तो आपसे, आप इतना नजदीक से सब चीजों को देख चुके हैं, तो मुझे लगा कि आपसे सबसे पहले जो मुझे समझना है, आपका जो दृष्टिकोण है, आकलन है, विश्लेषण जो है वो, कि जो आजकल का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो है अभी का वर्तमान है ना, और अब चुनाव तो खत्म होने को है, लेकिन इस चुनाव को आपने कैसे देखा और प्रवर्तमान राजनीति जो है, पॉलिटिकल करंट सिचुएशन जो है, उसे आप कैसे इसका आकलन करते हैं, कैसे देखते हैं? इफ यू कैन प्लीज express your views on this to our viewers, please. आप ही का मंच से स्वागत है। आप जी जी, आपको भी मेरे नमस्कार जी। ये जो चुनाव अभी जो हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट बचा नहीं है। ये सबसे बड़ा डरावने वाले चुनाव है। हम अपना जीवन में कम से कम 60-70 से बिल्कुल नज़दीक हिंदुस्तान का जब भी चुनाव हुआ है उसको हमने नज़दीक देखने की कोशिश किया है। ये जो आने वाला समय है, चाहे कोई भी जीत जाए, आप बीजेपी की बात करिए, सभी लोग यही कहते हैं भाई वो जीत जाएगा। अच्छा मान लीजिए ऐसा कोई अचानक कोई दूसरी बात हुई जो दूसरे लोग जीत जाएं, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। इतना डरावना है, जनता को अपने आप को संभालने की अगर तैयारी अभी नहीं करेंगे, ये देश में बहुत भयंकर
प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, क्योंकि कैसे? पिछले 25 साल से जो हिंदुस्तान का विकास का कार्यक्रम जिस तरीके से वो चला रहे हैं, वो चाहे रूलिंग पार्टी आए या कोई भी ना रहे, तो भी चल जाएगी, क्योंकि उस तरह का एक इकोनॉमिक सिस्टम बना कर के रखे है। अब जो सिचुएशन अभी जो है, जिसके ऊपर हमको बहुत सारा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, उस तरह का एक कगार पर खड़ा है देश। हमारा जी, कहना देश की जनता से कहना है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, दूसरे लोगों से नहीं, जनता से कहना, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि इस देश में पूरी सिचुएशन और किसी लोगों के हाथ में है और प्रिटेंड कर रहा है कि हम कंट्रोल में हैं। किसके हाथ में है सर? आपको क्या मतलब, ये बड़ी बात कह दी आपने। क्लियर कट बता सकता है विदेशी ताकतों के हाथ में है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा हमारे देश की अभी जो ताजा हालात हैं, जी, पॉलिटिकल हालात हैं वो, और जो चुनाव हो रहा है वो सब विदेशी हाथों में, आप ये कह रहे हैं? विदेशी ताकतों बिल्कुल, के। बिल्कुल सर कोई डाउट ये नहीं। बड़ी बात है। ये जी। बड़ी बात कर रहे हैं सर। इसमें अगर आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं, अगर आप जो जानकारी रखते हो, ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए हमारा जो जितने मामला है अभी जो चल रहा है, जो एचआईवी एड्स से लेकर के कोविड तक चल रहा है, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप की पूरी तैयारी कर रहा है, ये सब इस देश की आर्थिक, सामाजिक जीवन पूरा खत्म कर देंगे। उस तरह का तैयारी के लिए हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप ही उसको सपोर्ट कर रहा है। उन लोगों से बात कहे तो उनको सॉरी नहीं, आप बोलिए सर। मैंने कुछ नहीं कहा, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जी। तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है आजकल जो उपयोग कर रहा है पीछे से, हम्म। वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है बिल्कुल साफ नजर आना शुरू हो गया है। ओके। ये जो चुनाव खत्म होते ही उसकी भयावह सिचुएशन इस देश में आने वाला है। ओके। जी, हमने क्लियर कहा है विदेशी ताकतों के हाथ में है हमारा सीधा देश की चलाना, और उनके तो इशारे पर हर एक चीज चल रहा है। नहीं, तो आपने जो कहा शुरुआत जी, में ही कि देश की जनता को तैयार रहना चाहिए कि वो अपने आप को बचाने की क्षमता रखे। जी, तो मतलब क्या ये बचाने की बात जो आप कर रहे हैं, तो मतलब कैसे फिजिकली बचना है किसी, या मतलब क्या है बचना मतलब? अब किस स्थिति की ओर आप इशारा कर रहे हैं? हमारे देश की जिस तरीके से हम रह रहा है, जी। वो उस तरीके से अब रहना मुश्किल रहेंगे, क्योंकि इसका कई कारण रहेंगे। ओके। जैसे ये कि? आप हम लोग ये सोचते हैं ना हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है, ये सब तैयार किए, वो सब नहीं है। वो एक पीछे एक बहाना है, असली जो मामला है वो सामने आने वाला है। वो क्या हो सकता है? हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम को कंप्लीट चरमरा चुका है, जी। और ऐसे ऐसे मामला है जो देश में जो चल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं चल रहा है। ओके। इसका कारण ये भी है कि आप अगर कोविड को देख लीजिए, हम्म। कोविड का जितने कार्यक्रम चलाया है अनकॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर चलाया है। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? इसलिए कि हमारे तो देश में जितनी जो इन लोगों ने जो किया है काम कोविड के प्रिवेंशन के नाम पर, जी। कॉन्स्टिट्यूशन की आधार पर नहीं, वो बनाया गया फिर उसके लिए पूरी जुडिशरी का सपोर्ट मिला, जुडिशरी उसका कवर अप किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कंपलसरी सा बना दिया था कि आपको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना? है ही मतलब नहीं। आप हाँ, मतलब किसी विदाउट वैक्सीनेशन आप ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे, एक शहर जी, से दूसरे शहर जा नहीं पाओगे, जी, सरकारी कचहरियों में आप एंटर नहीं कर पाओगे,
जी तो ये जो एक तरह से कंपलसरी बना दिया था, मतलब कि आपको वैक्सीन लेनी है, तभी आप अपना सामान्य जीवन जी पाओगे, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जी, ये जो मैं है ना, ये जो बात है वैक्सीन के ऊपर अभी मैं बातचीत नहीं करूंगा। ओके। हम कोविड के ऊपर ही बातचीत करना जरूरी है। जी। आज तक कोविड का जो एविडेंस की जो बात होता है, ना तो कोई बोल रहा है, ना तो इसी के ऊपर कुछ किया है। अब जब कोविड है, तब ना वैक्सीन का जरूरत पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि कोविड-19 नाम का कोई वायरस ही नहीं है, कोरोना का? हम ये पूछ रहे हैं, हम एक सिटीजन है देश की, हम पूछ हम्म। रहे हैं ये वायरस है किधर। हमको आज तक अच्छा। उत्तर नहीं मिला। 2020 मई में हमने एक पीआईएल किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ओके। मुझे सरकार से कोई खबर नहीं मिली। ओके। और दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ सब मिलकर के जो कर रहे हैं, इन लोगों से कहीं से कोई उत्तर नहीं मिली। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप 8 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। जी। आज तक हमको सरकार से उत्तर नहीं मिला। एग्जैक्टली क्या पूछा था आपने सरकार से, याचिका पीएल हमने का सुप्रीम? हमने 26 प्रश्न पूछा है। ओके। क्या वायरस कहाँ है, कितना मोटा है, क्या वो आप ये जो प्रिवेंशन का जो बात कर रहे हैं, ये सब के ऊपर हमने 26 प्रश्न उसी में रेज किया है। और एक बार भी जवाब नहीं मिला आपको? उसका एक भी आज तक नहीं मिला। ये बड़ी अजीब बात है। जी ए, ए, तो आप ये कह रहे हैं सर कि ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो है वो एक के मतलब ये तो फिर कॉन्स्पिरेसी थियरी में घुसना पड़ेगा सर हमको। कॉन्स्पिरेसी में वो बिल्कुल, अभी तो कॉन्स्पिरेसी नहीं रह गया है। ये सीधा सीधा जनता के साथ चैलेंज है। अच्छा, तो फॉरेन पावर्स जो है वो बहुत कुछ उनके हाथ में है, हम एक तरह से खिलौने हैं, आप ये कह रहे हैं। और बिल्कुल दूसरा आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हर तरह से इस देश की जनता को अपने आप को बचाने की तैयारी में रहना पड़ेगा, बिल्कुल। ये कह रहे हैं। जी और आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा इकोनॉमी जो है वो चरमरा गया है और फॉरेन पावर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो स्थिरता या तो जो ताकत है वो खोखली और हो जाए। ये भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल, 10-20 साल पहले वो बिल्कुल बैकग्राउंड में था। पिछले साल से मतलब जो नया जो सरकार अभी जो बीजेपी आने के बाद, वो लोग बिल्कुल एकदम ड्राइवर सीट में है। और तो अगर मान ले फॉर एग्जांपल इंडिया अलायंस, अब हाइपोथेटिकली, जी, तो इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आता है तो फिर क्या फॉरेन पावर्स के उनके इन्फ्लुएंस इशारे चलेंगे? पर ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा, अगर इंडिया अलायंस भी अगर सत्ता में आती है तब जी, भी आप जो कह रहे हैं जो 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 पावर्स हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, उनके जी, इशारे पे उनको भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि करना ही पड़ेगा? ऐसी कौन-सी जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं कि कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि जी, सब फाइलें दबी हुई हैं कि जी। बाहर के ताकतों के इशारे पे काम करना पड़े, ऐसा क्यों हो जी। सकता है? ये पिछले 40 साल का, मिनिमम 40 साल की लगातार जो विदेशी ताकत वो इस हमारे देश में गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, कई इंस्टीट्यूशन के साथ उनकी लगातार काम के वजह से अभी ये बात ये ओवरनाइट नहीं बना है। और हमारा जितने कानून की धज्जी उड़ा चुका है इन द नेम ऑफ व्हाट यू कॉल डू समथिंग, इतनी हो चुका है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पब्लिक टू रिमेन इन कंट्रोल। ये बड़ी आपने गजब बात कह दी। कैन यू नेम कि कौन वो विदेशी ताकतें हैं, डू इफ यू कैन, जो कंट्रोल कर रही हैं आपके हिसाब से जो हमारा पूरा आज पॉलिटिकल? आप आज आप मुझे उस नेम लेने के आज छोड़ दीजिए, लेकिन
हम एक एक व्यक्ति की बात कहूंगा, उनकी क्या रोल इस देश में हो रहा है, एक एक चीज पब्लिक के सामने हम रखें। सर आप तो जो बात कर रहे हैं ना वो सुन के तो डर लगता है फिर आम लोगों को, समझ रही देखिए, मैं अपने आप में अजीब ढंग का कोई बात नहीं कर रहे हैं। रेगुलर हाँ अखबार पढ़ने वाले अगर ढंग से देखेंगे, इनको भी ये पता लग जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ये नहीं है कोई अचंपक बात मैं एक दिन अचानक बोल रहा हूँ। जी। ये देश के साथ विडंबना है कि आप बिल्कुल। देख रहे हैं, सच्चाई देख रहा है, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब कोई समय अच्छा नहीं आप बचा, मेरे जैसे व्यक्ति को 74 प्लस हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। तो जाने के पहले कुछ सच कह करके दिखा करके जाना चाहूंगा, क्योंकि इतनी अच्छा हालत खराब है। जी आप नाम के बारे में घबराने की जरूरत नहीं। आई विल टेल ईच एंड एवरी वन हु इज एसोसिएटिंग विद दम, कब से वो ओके एसोसिएट कर रहे हैं। या आज मैंने ये जो बात कहा, मैं आपके सामने ही कहूंगा ये सब बातें। ओके। जी तो देश में अब आज की इस तारीख में क्या लगते हैं आप, जो मीडिया को भी देखते हैं आप, जी जुडिशरी को भी जब देखते हैं आप, और भी ऑटोनोमस जो बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन हो, ये सबको जब जी आप देखते हैं काम करते हुए, फंक्शन करते हुए, तो क्या महसूस करते हैं जब इसी की आज की वजह तारीख में? इसी के वजह से आपसे बातचीत करने के लिए मैंने हिम्मत दिखाया है। नहीं है तो मैं अभी भी कुछ समय तक नहीं बोलूंगा सोच करके बैठा था। पिछले 20 साल से मैं साइलेंट हूँ, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, कोई भी काम का जनता के बीच में नहीं जाता हूँ, इसलिए कि पूरा सिचुएशन समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि मैंने जो काम किया है, मेरे पीछे क्या क्या हुआ है, बहुत सारे बातें हैं, वो सब बाद में कहेंगे। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता कि ये इस बार ये जो अपोजिशन है, वो लगता है आपको कि पावर में आएगी, या आपको लगता है कि बीजेपी फिर से जो है रिटेन करेगी पावर? देखिए, जो मैं पहले से ही बात, मैंने आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जी। जब इमरजेंसी हट गए, चुनाव की हम्म घोषणा हुई, हम्म उस समय में हमने पटना में था। उसके बाद मैं घूमा पूरा देश भर में, कम से कम 20 जी दिन में। जी जो लोगों का रिस्पॉन्स देकर के मुझे लगा कि ये देश में बिल्कुल ये सत्ता का परिवर्तन 100% हो रहा है। जी लोगों का कोई एक्शन नहीं था, इमरजेंसी लिफ्ट कर दिया, ये सब हुआ, कोई उनका मामला, जनता रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका मन में उन्होंने दिया था, ताक करके रखा है, हम इसी के लिए उत्तर दूंगा जो इमरजेंसी में है। जी वो जो माहौल है, साइलेंट माहौल था। अगर देखेगा तो इस चुनाव में भी साइलेंट माहौल था, जी लेकिन वो माहौल में वो आक्रोश, वो सब दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे जी ये कहना, या नहीं तो मेरे अपने इंडिविजुअल लेवल पर कहना, इस बार ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मुझे वो कहने का मुझे नहीं लग रहा है। मुझे उस बात के ऊपर उत्तर देना है। उत्तर देना कोई भी चाहिए। आ जाए, कोई भी आ हम्म जाए, और सभी लोग कह रहे हैं भाई किसी प्रकार बीजेपी आ रहा है, जी तो वो बात हमको भी लग रहा है, लेकिन उसको हम कंफर्म करके बोल नहीं सकता है, क्योंकि ओके जनता साइलेंट है, जनता साइलेंट है, नहीं बोल रहा है। ओके। पर मैं जी आपको ये पूछूं आपको कि जो जेपी मूवमेंट में आपने जब देश को देखा, जी इमरजेंसी के बाद जो जेपी मूवमेंट हुई, उसमें जी उस जनता में और जी। आज की जनता में, नागरिकों में क्या फर्क देखते हैं आप? उस समय के अभी कंपेयर करें तो जनता काफी जागरूक है, ऐसा नहीं अभी है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस देश ओके में ओवरनाइट जनता उत्तर ले लेंगे सरकार से, कोई भी सरकार, हम्म उतना लोग तैयार है, लेकिन उनको जिस तरीके से उस बात को समझाने के लिए, जनता को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस प्रश्न को खड़ा करना। अच्छा। हाँ, जनता तो आपके क्योंकि ये लीडरशिप के ऊपर भरोसा, किसी लीडरशिप में जनता को भरोसा नहीं है। ओके।
और ये जो नेता लोग हैं, जितने आप देख लीजिए, रूलिंग और ऑपोजिशन, सब अपना ही नेतागिरी जमाने के लिए ही चुनाव लड़ रहा है, जी। कोई दूसरा काम नहीं है। अगर मैं कहूं, आपसे, आप हमसे पूछूं, अगर ये ऑपोजिशन है ना, जो इंडी वंडी कौन सा है, कांग्रेस वगैरह मिलकर, अगर वो चुनाव हकीकत में जीतने के लिए लड़ा होता, ये जो बीजेपी कह रहा है हम 400 पार कर लेंगे, शायद इन लोग को कर सकते थे। इस माहौल में जो अभी का है। हाँ, उतना माहौल खराब है। ओके। जो चीज 2010 में 11 में थे, उसकी 10 गुना अभी आक्रोश जनता के बीच में आ चुका है। मतलब अन्ना अन्ना आंदोलन के जरिए जो यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बनाया गया था, वो जी इस बार किसी आंदोलन के बगैर भी उससे 10 गुना ज्यादा खराब माहौल आप ये है। मानते हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ है। जी, अच्छा। और दूसरी जी। बात, अन्ना के मूवमेंट को मैं इतना कहना चाहूंगा, हम्म। दिस वाज अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। जनता की बात नहीं कह रहा हूँ, जो लोग चलाए हैं, इट इज अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उसके बारे में हमने एक बार मैंने शायद एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें मैंने विवेकानंद विवेकानंद ट्रस्ट का और वो एक इंडिया वाला ट्रस्ट का जो क्या रोल है और उनको चलाने वाले कौन लोग हैं, इस सब जी के बारे में मैंने खुलासा किया था। जी बात सही है आपकी। जी तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद भी बात करेंगे, लेकिन ये मुझे लगा कि चुनाव से पहले एक बार ये बात करना हमारा जरूरी था। बिल्कुल। 4 जो पिलर हैं इस देश में लोकतंत्र के, जो 4 खंभे हैं, जी वो खंभों को कैसे काम करता हुआ देखते हैं आप? अगर मैं, क्योंकि आपने कहा 20 साल से आपने मौन रखा था, आप कुछ टिप्पणी नहीं करते थे, आप पहली बार 20 साल के बाद बोल रहे हैं पब्लिक जी फोरम में, जी तो इसका भी महत्व है। तो मुझे आपके ये पास बताइए दो कि मिनट आपके पास 2 मिनट टाइम है तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आजादी के बाद एक अच्छा कदम उठाए थे भूदान मूवमेंट। हम लोग सब छोटे थे, नौजवान थे, ज्यादा उसी तरह सोच हमारा नहीं थे, जी। लेकिन मैं इसलिए उसका मेंशन करना चाहूंगा। और 68 का स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद भी, जब भी वक्त मिलेगा, इतना बड़ी ग्लोबल लेवल कॉन्स्पिरेसी था ये सब मूवमेंट, जिसके बारे में अच्छा। हम टाइम टाइम पर बता दूंगा। जी ठीक लेकिन है। ये जो मामला था, जिन लोगों ने चला रहे थे, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। उनका जी। नाम है, क्योंकि जो महात्मा गांधी उनको बहुत मानते थे, और जी। उन्होंने उस समय में, महात्मा गांधी का कहना था, ये इंकलाब जिंदाबाद बोल करके आपको आज़ादी इतना आसानी से नहीं मिलेंगे। वी हैव टू रचनात्मक रूप में गांव को तैयार करो, अपने आप हम आज़ाद हो जाएंगे। ओके। तो उस समय में जो रचनात्मक काम के लिए गांधी ने एक व्यक्ति को चुना था। ओके। वो व्यक्ति का नाम अभी थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है उसी का। तो जी। कई दूसरे ट्राइब में अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर बता दूंगा आपको। ओके। वो व्यक्ति उसका चेयरमैन था, उस प्रोग्राम का, ओके। जिसको आजादी के बाद खादी कमीशन बना है। ओके। तो चरखा संघ उनका, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था चरखा संघ, वो उसको वही व्यक्ति चला रहे थे। जी। उनको 68 90 में समझ में आ गया, उनको धोखा दिया है। ओके। उन्होंने ये कहा उस समय में, 68 70 की बात कह रहा हूँ, मुझे उनकी लास्ट फेस ऑफ हिज लाइफ, उनसे मुलाकात होने का एक मौका मिला मुझे। उन्होंने जी। ये कहा उस समय में, ये 4 हाँ। खंभे जो डेमोक्रेसी का कहते हैं, ये 4 खंभे एक साथ जनता के जी। खिलाफ खड़ा खड़ा होकर के दिखाई पड़ेगा। हम्म। हमने उस समय, क्योंकि हमको इतना ज्यादा जानकारी भी नहीं है यार, यंग यंग स्टूडेंट्स टाइप का लोग थे, हमने कहा ये कब होगा। हम्म। तो उन्होंने कहा इंतजार करना बच्चे, ये सब अभी पूछेगा तो कोई डेट नहीं होता है सब चीजों में। जी। मुझे लगता है 50 साल के बाद उसका समय आ गया है, ओके। क्योंकि ये चारों खंभा जो डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर घूमता है, ये जनता के खिलाफ खड़ा है। ओके। हाँ,
तो इसलिए जनता को हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों को, जनता को मिलकर के इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। हम यही कहूंगा, ठीक करना पड़ेगा। हमारा डेमोक्रेसी बहुत रूटेड है, कोई भी इस डेमोक्रेसी को बर्बाद नहीं कर सकता है। जी इतना हमको उसके बारे में पता है। और राइट इसलिए कि ये डेमोक्रेसी को बचाने का नाम पर दूसरा लोग जो ड्रामा करते हैं टाइम टाइम पर, उनको जी पहचानिए और डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए ये चारों खंभे के ऊपर रचनात्मक काम करना पड़ेगा, मारपीट नहीं। जी 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 बिल्कुल ये आंदोलन का नाम लेना ये सब नहीं है ना, ये सब नहीं है। इट हैज टू बी डन प्रॉपरली। राइट सर। मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हमने बात की है और आपने कुछ कुछ आमतौर पे जिसको अब बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि कुछ दुनिया में चल रही है कॉन्स्पिरेसी थियरीज, आपने बड़ी मतलब आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये सब क्या है, उस पर आपने बात की। और भी बहुत सारी बातें आपसे हुई, जेपीआई मूवमेंट को लेकर हुई, आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर हुई। आपसे बात करते रहेंगे सर। आपसे मुझे लगता है कि और भी जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि 20 साल तक आप एकदम जो है वो अपने आप को दूर रखें, और अब उसके बाद फिर आप आके पहली बार बात कर रहे हैं हमसे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों पुरुषोत्तम साहब थे अपने जैसे मैंने कहा, मैंने अपना भूमिका में जब बांधी तब भी कहा था कि बहुत वेटरन, इसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी और एक्टिविस्ट भी। और वो इस वक्त वो कैसे देख रहे हैं देश को, राजनीतिक स्थितियों को, वो सब जो है उन्होंने खुल के हमसे बातचीत की, आपने सुनी। अब आपकी क्या राय बनती है, क्या सोच बनती है, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो आप फिर इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।